हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जेके। ना इस वीडियो में हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी 10th क्लास की यहाँ पे इकोनॉमिक्स। और इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 10th क्लास का, यहाँ पे जिसका टॉपिक क्या है यहाँ पे मनी एंड क्रेडिट। तो अगर आपने यहाँ पे पिछले दोनों चैप्टर्स अभी तक नहीं देखे तो यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इकोनॉमिक्स का, ठीक है, इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट का। तो वहाँ पे हमने 9th क्लास पहले कवर किया है और फिर हमने यहाँ पे 10th क्लास जो अब जितने भी अब तक हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं चैप्टर्स, तो सबके आपको यहाँ पे वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो उसी एक प्लेलिस्ट में हम लोग यहाँ पे 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक की इकोनॉमिक्स के सारी वीडियोस वहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप इजीली जाके उसको देख सकते हो। तो लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, उसको देख लेना। साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप वो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगी इन सब चीज़ों की। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आपके यहाँ पे प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो उसका भी लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना। और कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट डाउन कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम पे भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो चलो हम लोग यहाँ पे अपना टॉपिक शुरू कर लेते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे होने वाला है मनी एंड क्रेडिट। तो सबसे पहला ही आपको यहाँ पे दे रखा है कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब जो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप ऐसा समझ सकते हो, जो यहाँ पे ये टर्म यूज करिए ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे किस चीज को यहाँ पे बेसिकली बोला जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप किस चीज को एज अ यूज कर सकते हो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह। तो वो आपका कौन सा होने वाला है, वो है आपका यहाँ पे मनी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। फिर अगली चीज अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि डे टू डे लाइफ में आप जितने भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हो कोई भी चीज खरीदने के लिए, तो आप यहाँ पे रुपए दे के ही वो चीज खरीदते हो, है ना। जैसे पुराने टाइम में तो क्या था यहाँ पे कि बार्टर सिस्टम था, पर अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे मनी मतलब पैसे दे रहे हो, उसके उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपको वो चीज मिल रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आपके यहाँ पे गुड्स ले रहे हो या फिर कोई भी सर्विसेज ले रहे हो, तो वो आप यहाँ पे किसके एक्सचेंज पे ले रहे हो, वो आप यहाँ पे उसके एक्सचेंज में ले रहे हो, मनी के एक्सचेंज में ले रहे हो। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मनी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे शू मेकर का, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है कि शू मेकर को अगर उसको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कुछ बेच के उसको यहाँ पे वीट खरीदना है, ठीक है। अब एक तो यहाँ पे अगर मान लो पुराने टाइम टाइम पे होता तो वो तो बार्टर सिस्टम यूज कर लेता, पर प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट टाइम में अब इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले जूतों को बेचना पड़ेगा जिसके बदले में इनको यहाँ पे रुपए मिलेंगे। फिर उसे उस रुपए की मदद से यहाँ पे फिर वो आगे जाके यहाँ पे वो वीट खरीद सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट टाइम के हिसाब से अगर बार्टर सिस्टम देखते हैं, तो अब वो इनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है अगर हम वो डिस्कस करें। तो देखो सबसे पहले तो इनको ये ऐसा इंसान को ही ढूंढना पड़ेगा जिनको वीट भी बेचना है, साथ ही साथ उनको जूते भी चाहिए, है ना। क्योंकि ये शू मेकर है और बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट एक इंसान देता है, दूसरा प्रोडक्ट दूसरा इंसान यहाँ पे लाता है और आपस में वो एक्सचेंज करते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि अगर मान लो शू मेकर को यहाँ पे वीट चाहिए, तो जो दूसरा बंदा है ना जिसके पास वीट है, तो उसको वो शू भी चाहिए होगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, बार्टर सिस्टम बोलेंगे, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। तो ये अभी आपको यहाँ पे नाम याद रख लेना, ठीक। तो यहाँ पे जितना भी मैंने बताया ये बेसिकली फर्स्ट पेज पे यही सब समझाया गया है, ठीक। फिर हम लोग यहाँ पे नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ हम लोग यहाँ पे क्यों इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। फिर नेक्स्ट अपना टॉपिक होने वाला है यहाँ पे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। तो अभी जैसा आपको पता ही होगा, इसमें कुछ ज्यादा समझाने का तो है नहीं कि जो अगर हम देखते हैं मॉडर्न फॉर्म में, तो हमें पता है कि हमारे पास करेंसी नोट्स हैं और कॉइन्स हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम एंशियंट टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो एंशियंट टाइम में हम लोग देखते थे कि यहाँ पे जो हमारे जो पुराने मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे जो लोग होते थे, वो यहाँ पे गेन्स ग्रेन्स को यूज करते थे या फिर कैटल्स को यूज करते थे यहाँ पे एक्सचेंज करने में, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमने देखा यहाँ पे जो हमारे जैसे यहाँ पे जो किंगडम्स थे, ठीक है, गुप्ता एम्पायर था या फिर आपका यहाँ पे जो मुगल्स आए थे जब, तो उन्होंने यहाँ पे क्या शुरू किया था, यहाँ पे उन्होंने मेटालिक कॉइन्स यहाँ पे यूज किए थे। और वो कौन से कॉइन्स थे, गोल्ड से बने हुए थे, सिल्वर से बने हुए थे और कॉपर से बने हुए कॉइन्स थे, ठीक है। और अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो अभी भी कॉइन्स यूज होते हैं, पर अब हम यहाँ पे ये क्योंकि आपके जो मेटल्स है बेसिकली गोल्ड सिल्वर कॉपर, ये बहुत ज्यादा आपके लिए यहाँ पे अच्छे आप बोल सकते हो यहाँ पे महंगी मिलते हैं, तो इसलिए अब हम यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में इनसे कॉइन्स हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। उस टाइम पे क्या था यहाँ पे कि वो लोग कॉइन्स बनाते थे, पर अब हम प्रेजेंट टाइम में इनसे कॉइन नहीं बना सकते, क्योंकि वो अगर मान लो आप गोल्ड से कॉइन बनाते हो और उसमें आप 1 रुपए लिखते हो, है ना, तो यहाँ पे वो जो आप 1 रुपए लिख रहे हो वो सिक्का ही 1 रुपए से ज्यादा होगा अगर आप उसको कोई बेच देगा आगे जाके, तो है ना। तो यहाँ पे इसलिए आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए कि एंशियंट में क्या होता था यूज एज एन एक्सचेंज करने के लिए। तो हम लोग क्या यूज करते थे यहाँ पे,
ग्रेन्स और कैटल्स यूज़ करते थे और आगे जाके हमने यहाँ पे मेटालिक कॉइन्स भी यहाँ पे यूज़ किए थे जो कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर से बने हुए थे। फिर अगर हम प्रेज़ेंट टाइम में करेंसी की बात करते हैं यहाँ पे मॉडर्न फॉर्म में, तो हम लोग यहाँ पे पेपर नोट्स और कॉइन्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। नाउ अब आप ये पूछ सकते हो कि हम लोग क्यों ही यहाँ पे करेंसी नोट्स या फिर पेपर नोट्स या कॉइन्स वगैरह हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हो, तो उसका बहुत सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल है कि जो आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये यहाँ पे कंप्लीट ऑथराइजेशन देते हैं कि हम लोग यहाँ पे इस कॉइन्स को या फिर इन नोट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हर एक शॉपकीपर बोल लो या फिर जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको भी यहाँ पे यही बोलती है कि अगर आपको यहाँ पे कुछ भी बेचना है तो इन एक्सचेंज यहाँ पे आप पेपर नोट्स या कॉइन्स आप यहाँ पे ले सकते हो। और अगर कोई भी इंसान अगर वो अलाउ नहीं करता या फिर मानता नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे उसके ऊपर केसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरा यहाँ पे कि जो यहाँ पे करेंसी नोट्स या फिर पेपर नोट्स या कॉइन्स जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ये इशू कौन करता है? ये आपका इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। और इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी और अथॉरिटी, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट की हो, ठीक है, वो यहाँ पे इशू नहीं कर सकते कॉइन्स को। ठीक है, तो याद रखना, आपका आरबीआई जो है यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो आपका यहाँ पे इशू करता है पेपर नोट्स या फिर आप बोल लो कॉइन्स को। और ये आपका यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ। ठीक है, फिर अगला यहाँ पे आपका आ जाता है डिपॉजिट्स विद बैंक। तो आपको यहाँ पे जैसे पता होगा कि यहाँ पे आप जैसे मान लो कोई आप जॉब कर रहे हो, आपको जो रुपए मिलते हैं तो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाते हैं ना। आप यहाँ पे डायरेक्ट उनसे सैलरी अगर मान लो आप ले भी रहे हो, कैश ले रहे हो, तो कैश लेने के बाद भी आप यहाँ पे बैंक्स में जाके वो डिपॉजिट कर देते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे वो बैंक में क्यों डिपॉजिट करते हैं? एक तो यहाँ पे उनके लिए ईज़ी हो जाता है यहाँ पे मेंटेन करना कैश को। दूसरा यहाँ पे कि जितना आप बैंक में रखते हो तो आपको यहाँ पे उसके बदले इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। भले वो कम इंटरेस्ट देते हो, जैसे 2 पॉइंट समथिंग आपको इंटरेस्ट मिलता है, पर वो आपको तब भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, ये आपको बस याद रखना है। ठीक है? फिर अगला यहाँ पे जो पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पे आपको जैसे दे रखा है कि पीपल आल्सो हैव द प्रोविजन टू विथड्रॉ द मनी एज़ एंड व्हेन दे रिक्वायर। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है, यहाँ पे जो आपने बैंक में रुपए रखे, ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आप कभी भी यहाँ पे वो निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। तो इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे जो डिपॉजिट्स हम बैंक में रखते हैं ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उनको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। और ये टर्म भी बहुत बार आपके यहाँ पे पेपर में पूछी गई है। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट्स आपके क्या होते हैं? आपकी वो सारे आप बोल सकते हो यहाँ पे क्वांटिटीज होती हैं जो आपकी मर्जी से आप यहाँ पे कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। जैसे बैंक के केस में जो भी आपने रुपए बैंक में जमा कर रखे हैं वो सारे आपके क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स हैं। ठीक। अब यहाँ पे आगे आपको क्या दे रखा है बेसिकली, वो आपको दे रखा है यहाँ पे चेक, बेसिकली आपको समझा रखा है। तो देखो चेक आपका कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। और ये आपका यहाँ पे जैसे दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर दे रखा है। जिस भी इंसान का वो जिस आपको यहाँ पे जो अकाउंट नंबर दिख रहा है, तो वो इंसान ने बेसिकली यहाँ पे वो चेक लिखा है और किसको वो देना चाह रहा है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, कितने रुपए देना चाह रहा है वो लिखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे आगे यहाँ पे इसका बेसिक मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर उसको कैश में ट्रांसफर नहीं करना है ना, तो वो अपना यहाँ पे चेक में भी ट्रांसफर कर सकता है। चेक को भी यहाँ पे वो सेटलमेंट की तरह यहाँ पे यूज कर सकता है बिजनेसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादातर भी अगर आप देखोगे, तो जो बड़ी-बड़ी पेमेंट्स होती है वो यहाँ पे आपकी चेक्स के थ्रू होती हैं। ठीक है, ना कि आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो आप जनरली यूपीआई वगैरह से करते हो, तो उसके थ्रू आप ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगी। वो आपको चेक्स के थ्रू ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे भी रखा है कि यहाँ पे किसको कितने रुपए देने हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। किसका किसके अकाउंट से देने हैं ये आपको दे रखा है। फिर साथ ही साथ साइन आपको करना होता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर चेक नंबर आपको देखने को मिलेगा, और चेक नंबर आपका सीक्वेंस में ही रहना चाहिए। मतलब बीच का आपका चेक नंबर अगर चला गया, मान लो, जैसे आप मान लो कि आपने पहले चेक बनाया था 5-4 का, और अगला आपने 5-6 का बना दिया, तो अब अगला यहाँ पे 5-5 आप यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ये चीजें पता होना चाहिए। फिर आगे आपको वही सेम चीज दे रखी है, तो ये चेक भी आपका किस में आता है? डिमांड डिपॉजिट्स में ही आता है। ठीक। फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है यहाँ पे लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। ठीक। अब देखो यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि बैंक में आप यहाँ पे रुपए जमा करते हो तो आपको यहाँ पे वो इंटरेस्ट देती है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बैंक आपको यहाँ पे रुपए दे रही है, साथ ही साथ वो अपने एम्प्लॉयज को भी रुपए दे रही है, तो उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे एक सोर्स होगा इनकम का भी, है ना। तो वो अब यहाँ पे कैसे इनकम कमाती है? जैसे आप मान लो यहाँ पे कि उसके अकाउंट में, मतलब बैंक में, अगर 100% यहाँ पे रुपए पड़े हुए हैं, तो उसमें से वो 15% तो यहाँ पे वो बैंक में ही रहने देती है। बचे हुए 85 वो एज अ लोन अपना यहाँ पे यूज कर सकती है दूसरों को लोन देने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस को दे दिया या फिर रिच फैमिली को दे दिया, जिसको भी दे दिया। पर वो बचा हुआ जो आपका 85% है,
वो एज़ अ लोन वो आगे आपको दे सकती है, ठीक है? लोन की तरह आपका आप बोल सकते हो कि वो बचे हुए 85% जो रुपए हैं यहाँ पे बैंक के पास, वो लोन्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है लोगों को। और उसमें यहाँ पे क्या करती है यहाँ पे वो, कि वो आपका यहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट रखती है एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ पे बैंक आपको दे रही है रुपए रखने के लिए बैंक में, ठीक है? तो अब इसके थ्रू क्या होगा कि एक तो वो रुपए उनको वापस मिलेंगे, साथ ही साथ वो इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेंगे। तो जब वो इंटरेस्ट के साथ वापस मिलते हैं, जो वो इंटरेस्ट है ना बेसिकली वो आपका एक तरीके का सोर्स ऑफ इनकम है बैंक के लिए, जिसके थ्रू आपका यहाँ पे आपको भी वो रुपए मिल रहे हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है, साथ ही साथ वो अपने एम्प्लॉयी को भी यहाँ पे वो रुपए दे पा रही है, ठीक है? और साथ ही साथ आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आपकी बैंक करती है। तो लोन्स हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गए, तो वो बचे हुए 85 से ही करेगी। पर उसको वो 15% आपको बैंक में रखने ही पड़ेंगे। क्यों रखने पड़ेंगे? क्योंकि ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे कि जो विथड्रॉल करने आए लोग, अगर उनको उस टाइम पे रुपए ना मिले, तो इसलिए यहाँ पे आरबीआई ने बेसिकली यहाँ पे लॉ बना रखा है कि 15% हर बैंक को एज़ अ कैश अपने पास रखना पड़ेगा, कि यहाँ पे जब भी कोई इंसान विथड्रॉल करना चाहता है बैंक से, तो वो उनके लिए ईज़ी रहे यहाँ पे विथड्रॉल करने में उनको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे बस वही सेम चीज़ यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में आपको समझाई गई है, ठीक? और बैंक आपकी यहाँ पे मीडिएटर की तरह काम करती है, जो आपका कंज़्यूमर और यहाँ पे जो सेलर है, ठीक है? प्रोड्यूसर जो है यहाँ पे उनके बीच में, मतलब जिसने यहाँ पे सामान बेचा और जिसने खरीदा, तो उसके बीच में यहाँ पे बैंक आपका एक मीडिएटर की तरह यहाँ पे काम करती है बस, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? तो बाकी आपको मैं बता चुका हूँ कि जो यहाँ पे डिफरेंस है बेसिकली यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे एक तरीके की इनकम है, यहाँ पे इनकम का सोर्स है यहाँ पे आपकी बैंक के लिए, ठीक है? आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल डायग्राम के थ्रू भी समझा रखा है। फिर आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो नेक्स्ट आपको दे रखा है कि 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, ठीक? अब देखो क्रेडिट मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपको ब्रैकेट में दे रखा है यहाँ पे लोन, तो ये बेसिकली आपको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक तरीके का आपका एग्रीमेंट होता है, जहाँ पे जो आपका लेंडर है, जो यहाँ पे बेसिकली लेंडर क्या हो गया, जो आपको रुपए देता है, ठीक है? तो जो यहाँ पे लेंडर है, तो यहाँ पे बैंक के केस में लेंडर कौन होगा? आपका आपका बैंक ही होगा। तो बैंक ने आपको रुपए दिए, वो आपका क्या हो गया? लेंडर हो गया। आपने रुपए लिए तो आप क्या हो गए? बोरोवर हो गए, ठीक है? तो लेंडर ने यहाँ पे सप्लाई किया बेसिकली यहाँ पे बोरोवर को मनी, कि और यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज आपको यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपको दे रखा है कि गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिक इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो आपका क्रेडिट होता है वो एग्रीमेंट है इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज, मतलब यहाँ पे मनी, गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे वो देता है। ये आपको बस याद रखना है, ये चीज बस इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है? और बाद में उसको यहाँ पे जो बोरोवर है, उसको रीपेमेंट करना पड़ता है वापस में, ठीक है? फ्यूचर में आगे जाके। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं नेक्स्ट में, तो यहाँ पे आपको 2 बेसिकली यहाँ पे केस स्टडीज़ दे रखी हैं, ठीक है? जैसे अगर हम पढ़ ही लेते हैं, तो इट इज़ फेस्टिवल सीज़न 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ एंड द शू मैन्युफैक्चरर Salim has received an order from a large trader in town of 3,000 pair of shoes to be delivered in the month time. To complete production on time, Salim has to hire a few more workers for stitching and pasting work. He has to purchase the raw material to meet these expenses. Salim obtains loans from two sources. First, he asks for the leather supplier to supply leather now and promises to pay him later. Second, he obtains loan in cash from the large trader as advance payment for 1,000 pairs of shoes with a promise of delivery the whole order by the end of the month. At the end of the month, Salim is able to deliver the order, make good profit, and repay the money एंड ही हैड बोरोड, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको बेसिकली वर्किंग कैपिटल के बारे में यहाँ पे समझाया जा रहा है, जो हमने यहाँ पे 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल आपका क्या होता है, जहाँ पे जो आप रुपए यूज कर रहे हो ना, वो आप यहाँ पे रॉ मटेरियल्स यूज आपको खरीदने हैं, मतलब यहाँ पे आप रुपए यूज कर रहे हो यहाँ पे ऐसी चीजों पे जो आपको बार बार खर्च करने पड़ रहे हैं, ठीक है? रॉ मटेरियल आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक ऑर्डर के लिए बेसिकली यहाँ पे खरीदने ही पड़ेंगे, है ना? तो हर एक ऑर्डर के लिए आप यहाँ पे रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हो, तो जो आप यहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हो ना, वो आपका हो गया यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, ठीक है? अब जैसे फिक्स कैपिटल क्या आता है, जैसे मशीन हो गए, टूल्स हो गए, कि आपने एक बार उस पे खर्च किया और आपके सालों तक यहाँ पे उन्होंने आपके लिए काम किया। पर रॉ मटेरियल्स क्या, आप जैसे यहाँ पे वर्किंग कैपिटल क्या है कि आपने रॉ मटेरियल्स के लिए यहाँ पे ऑर्डर के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदे और वो सिर्फ उस ऑर्डर के लिए यहाँ पे उन्होंने काम किया। अब अगली बार जब ऑर्डर आएगा वापस से, तो आपको वापस से यहाँ पे रुपए खर्च करके यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदने पड़ेंगे। तो ये आपका सिचुएशन आता है यहाँ पे किसमें, वर्किंग कैपिटल के अंदर, ठीक है? तो रॉ मटेरियल आपका एग्जांपल किसका है, वर्किंग कैपिटल का, ठीक है? तो ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं 9th क्लास में, तो आपको यहाँ पे यही सब समझा रखा है, ठीक है? फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पे, तो आगे आपको जैसे दे रखा है कि रूरल एरियाज की हम जब बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका क्रेडिट है बेसिकली वो आपके लोग जो यहाँ पे लोन जो लेते हैं, वो आपके लोन्स लेते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ठीक?
अब आपके क्रॉप प्रोडक्शन में आपकी बहुत सारी आप बोल सकते हो यहाँ पे आपके इन्वॉल्वमेंट्स होती है अलग-अलग चीज़ों की, जैसे सीड्स की ज़रूरत होगी, फर्टिलाइज़र्स की, पेस्टिसाइड्स की, वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, इन सब चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो इन सबको कंबाइन करके हम यहाँ पे बोलते हैं कि क्रॉप क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे फार्मर्स जो होते हैं यहाँ पे रूरल एरियाज़ में, वो आपके यहाँ पे डिमांड करते हैं यहाँ पे क्रेडिट को, जिसको हम लोग यहाँ पे लोन बोल रहे हैं, ठीक है? फिर वहीं पे हम आगे बात करें यहाँ पे इस केस में, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपके जो फार्मर्स होते हैं वो यहाँ पे सीजन से पहले ही लोन ले लेते हैं, और क्रॉप्स ग्रो करने के बाद, बेचने के बाद, सीजन के एंड में जब यहाँ पे उनकी क्रॉप बिक गई है, तब जाके वो लोन रीपेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बस यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे उनकी क्रॉप्स नहीं बिकती हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको, क्योंकि कोलेटरल बताना पड़ता है, कोलेटरल मतलब क्या होता है कि गिरवी रखना, ठीक है? आपको यहाँ पे जैसे कुछ लोन चाहिए अगर बैंक से, तो आपको इन रिस्पॉन्स आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, ताकि अगर मान लो आप उनकी पेमेंट रीपेमेंट ना कर पाओ, उनको लोन वापस ना दे पाओ, जो जितना भी आपने लोन लिया है, तो उस केस में यहाँ पे जो आपने गिरवी रखा है ना, उसको बेच के वो अपने पैसे वापस से रिकवर कर पाएँ, ठीक है? तो कभी-कभी ये भी होता है कि आपको मान लो आपने रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो जो भी आपने यहाँ पे गिरवी रखा होगा चीज़, वो यहाँ पे बैंक आगे जाके उसको किसी को बेच देगी, जिससे यहाँ पे उनको वापस से रुपए मिल जाएँगे। तो इससे बैंक का यहाँ पे नुकसान नहीं हो रहा है, पर इस केस में आप डेब्ट ट्रैक पे फँस चुके हो, ठीक है? मतलब यहाँ पे कहने का कि आपने लोन तो लिया यहाँ पे अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, पर आपके लिए वो निकल गया यहाँ पे नेगेटिवली, ठीक है? तो आप यहाँ पे डेब्ट में फँस गए। तो यहाँ पे यही चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर आगे आपको क्या दे रखा है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है? तो यहाँ पे कौन-कौन सी आपकी टर्म्स होती है, तो हर एक एग्रीमेंट की, अब जब भी हम बात करेंगे ना लोन एग्रीमेंट की, तो उसमें हमेशा पहले से ही डिफाइन होता है कि आपको कितना इंटरेस्ट देना है हर महीने या फिर हर साल, जो भी आपको यहाँ पे दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखना है कि आपका जो-जो एग्रीमेंट होता है लोन से रिलेटेड, तो उसमें हमेशा आपको स्पेसिफाई होगा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, ठीक है? जो आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा, जो जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जैसे मान लो आपने 10,000 रुपए लिए हैं, ठीक है? तो 10,000 तो आपको देने ही हैं, पर आपने यहाँ पे बैंक ने आप उसके ऊपर आपके 5% और लगा दिया, तो 10,000 का जो 5% बना, वो भी आपको देना पड़ेगा उनको, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो कोलेटरल यहाँ पे हम बात कर चुके हैं, तो कोलेटरल आपका क्या होता है, एसेट होता है जो आप यहाँ पे गिरवी रखते हो, ठीक है? तो आप यहाँ पे कोई लायबिलिटी गिरवी नहीं रख सकते हो। लायबिलिटी मतलब हो गया कि किसी दूसरे ने आपको यहाँ पे वो चीज़ दे रखी है और आपको वो वापस करनी है। ठीक है? मतलब उधार है वो। लायबिलिटी मतलब हो गया उधार, ठीक है? तो वो चीज़ आप यहाँ पे गिरवी नहीं रख सकते हो, वो चीज़ आप कोलेटरल में नहीं रख सकते हो, कोई भी आप ऐसी चीज़ रख सकते हो जो आपके लिए वो एसेट है। अब ऐसी चीज़ क्या होगी, आपका घर होगा, कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, ज़मीन हो सकती है। तो ये सब क्या आपके यहाँ पे कोलेटरल है, जो आपका एसेट है, ठीक है? तो एसेट, लायबिलिटी आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, साथ ही साथ कोलेटरल समझ में आ गया हो, ठीक है? फिर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो आगे आपको वही सेम चीज़ दे रखी है यहाँ पे कि अगर आपका जो लोग हैं यहाँ पे जो रीपेमेंट नहीं कर पाते, तो बैंक के पास फुल अथॉरिटी है कि वो आगे जाके वो जो कोलेटरल आपने दिया है, जो गिरवी चीज़ रखी है यहाँ पे, वो बैंक आगे जाके यहाँ पे बेच सकती है और अपने पैसे रिकवर कर सकती है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको जैसे दे रखा है, यहाँ पे देखो टर्म्स ऑफ क्रेडिट, आपको एक टर्म दिख रही है, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट किस-किस चीज़ों से बना होता है, तो इंटरेस्ट रेट से बना होता है, कोलेटरल से बना होता है, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है और मोड ऑफ रीपेमेंट। मतलब जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं ना लोन की, तो लोन लेने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इंटरेस्ट रेट पहले से बता देते हैं वो लोग, कोलेटरल आपको रखना पड़ता है, फिर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आपको लोन मिलेगा, और साथ ही साथ आप किस तरीके से आप यहाँ पे रीपेमेंट करोगे, ये आपको बताना पड़ता है। ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपके यहाँ पे, इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर नाउ अगर हम आगे बात करें, तो नेक्स्ट अपने पास आ जाता है यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, मतलब अलग-अलग तरीके के यहाँ पे क्रेडिट लेने की यहाँ पे तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे ना ये सब पढ़ने की जगह सिंपल-सिंपल समझा देता हूँ, सिंपल तरीके में। तो सबसे पहला अगर आप देखोगे, तो वो होता है आपका यहाँ पे मनी लेंडर से अगर आप लेते हो, ठीक है? अगर हमने यहाँ पे बात की, तो एक तो हो गया जैसे बैंक, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दूसरा हमारे पास हो गया मनी लेंडर, तीसरा हमारे पास हो गया यहाँ पे एग्रीकल्चरल ट्रेडर, ठीक है? तो ये आपके अलग-अलग तरीके के, यहाँ पे अभी तक हमने कितने तरीके देख लिए, बैंक देख लिया हमने, यहाँ पे मनी लेंडर देख लिया, ट्रेडर देख लिया, और हर एक का आपका इंटरेस्ट जो होगा यहाँ पे, वो हर एक के लिए यहाँ पे अलग-अलग होगा, ठीक है? हर एक के लिए आपका, क्योंकि यहाँ पे जो मनी लेंडर और ट्रेडर होंगे वो आपको पर्सनली जानते होंगे, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ईज़िली यहाँ पे रुपए वो दे देंगे। पर हाँ, ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पे ये एक्सप्लॉइट भी सबसे ज़्यादा करेंगे, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी सबसे ज़्यादा हाई रहेगा। वहीं पे अगर आप बैंक की बात करो, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा टफ रहेगा आपके लिए। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देना है, पर अगर एक बार आपको लोन मिल गया,
तो आपको अच्छे इंटरेस्ट पे मिलेगा, मतलब आपको ज़्यादा रुपए देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोअर इंटरेस्ट पे ही आपको ईज़िली लोन मिल जाएगा, ठीक है? फिर हम इसमें आगे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट यहाँ पे जैसे मैं आपको ऑलरेडी ये सब बता चुका हूँ, ठीक है? फिर यहाँ पे आपको देखो देखो बैंक दे रखा है यहाँ पे, तो ये भी आपका वही रहता है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखो मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे अगर मान लो आप क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो और आपने वो रीपेमेंट कर दिया, ठीक है? अगर आप उसके बाद अगर आप उसी क्रॉप को आप स्टोरेज करना चाहते हो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में, तो उस केस में भी ये बैंक आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड करता है। बस कंडीशन यहाँ पे यही होती है कि आपने बैंक से लोन लिया होना चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ठीक है? और आपने यहाँ पे रीपेमेंट कर दिया हो, तभी आपको बैंक जो है यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज के लिए भी यहाँ पे लोन देता है। तो यहाँ पे इस ये भी आपका क्या हो जाएगा, वैरायटी हो जाएगी एक, ठीक है? फिर आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आ जाता है लैंड ओनर, ठीक है? जो यहाँ पे जो लैंड है जिसके यहाँ पे मान लो कोई लेबर उस पर्टिकुलर लैंड ओनर के यहाँ पे लैंड पे काम कर रहा है, अगर आप उससे यहाँ पे कोई लेते हो, तो वो भी आपका किस में आ जाता है, यहाँ पे वैरायटी के अंदर ही आ जाता है। और यहाँ पे इतना ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे होगा कि अगर आप यहाँ पे रीपेमेंट नहीं कर पाते हो ना, तो आपको उसकी जमीन पे मतलब उसकी लैंड पे यहाँ पे कल्टीवेशन करना पड़ेगा मुफ्त में, फ्री में, क्योंकि आप उसको रीपेमेंट ही नहीं कर पाए, ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। बस यहाँ पे एक फ़ायदा यहाँ पे बस ये हो जाएगा कि आपको यहाँ पे अपना कोई एसेट गँवाना नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे अलग-अलग रीज़न हो सकता है यहाँ पे, कहीं-कहीं पे मनी लेंडर भी आपके लिए एसेट माँग सकते हैं, वहीं पे अगर आपके बहुत अच्छी जान-पहचान है, तो उस केस में आपके एसेट नहीं माँगेंगे, पर वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है? तो ये सब आपके हर एक के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आपके एस्पेक्ट्स हैं, ठीक? फिर अपने पास नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। तो यहाँ पे जो आपकी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ होती है ना, वो भी आपकी यहाँ पे लोन्स देती है और ये भी आपकी एक वैरायटी बन जाती है क्रेडिट की। ठीक है? तो ये भी हम जैसे यहाँ पे देखो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ कैसे हो गई, जैसे आपको यहाँ पे पता होगी, यहाँ पे जैसे फार्मर्स हैं, अगर फार्मर्स ने मिलके एक यूनियन बनाया है या फिर कोई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनाई है, तो वो मिलके यहाँ पे जो सेविंग कर रही है ना, जो जितने भी यहाँ पे मेंबर्स है वो फीस ले रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे वो एज़ अ लोन वो आपको दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर उनके पास कुछ टाइम तक अगर मान के चलो यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट तक यहाँ पे उनके पास जमा हो जाते हैं, तो वो बैंक से भी यहाँ पे वो लोन ले सकते हैं और फिर वो बैंक से लिया हुआ लोन आगे जाके वो अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है? पर यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि आपको उसका मेंबर होना पड़ेगा, ठीक? तो यहाँ पे ये हमने डिस्कस कर लिया और यही सेम चीज़ अगर आप आगे अभी हम मैं आपको एचजी आपको समझाऊँगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, आपको यहाँ पे समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो देखो यहाँ पे जो आपके जब भी हम लोन्स की बात करेंगे ना, तो आपके 2 तरीके के आप लोन्स देख सकते हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक? तो जो आपके पुअर लोग होते हैं ना, अगर आप देखोगे तो वो ज़्यादातर जो लोन्स लेते हैं वो आपके इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, जैसे मनी लेंडर हो गया, ट्रेडर हो गया, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, साथ ही साथ उनके पास कुछ भी कोलेटरल नहीं होता है, दिखाने के लिए, गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जिसके थ्रू बैंक उनको लोन दे पाए। वहीं पे अगर आप देखोगे जो आपके रिच पर्सन है, ठीक है, रिच लोग हैं, वो कुछ ना कुछ कोलेटरल रख पाते हैं क्योंकि उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी, अच्छे खासे एसेट्स है, साथ ही साथ उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहेगा और उनकी उनको पता है यहाँ पे बैंक को भी कि यहाँ पे वो क्योंकि वो अमीर है तो वो इजीली यहाँ पे वो रिकवर कर सकते हैं यहाँ पे अपनी पेमेंट भी। वहीं पे अगर वो स्मॉल लोग मतलब यहाँ पे जो पुअर लोग हैं अगर उनको देंगे तो उनको यहाँ पे आइडिया नहीं है कि यहाँ पे वो रीपेमेंट भी कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। पर आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि आरबीआई जो है यहाँ पे वो बैंक से बेसिकली प्रॉपर एक रिपोर्ट मांगता है कि कितने परसेंट उन्होंने यहाँ पे जो रुपए हैं वो एज अ लोन दे रखे हैं, कितने इंटरेस्ट पे दे रखे हैं, किसको दे रखे हैं, ताकि यहाँ पे डिस्पैरिटी ना हो, ताकि यहाँ पे बैंक इनकम कमाने के चक्कर में सिर्फ अपने यहाँ पे अमीर लोगों को यहाँ पे लोन ना दे, पुअर को भी दे, ये चीज देखने के लिए यहाँ पे आरबीआई ने ये सिस्टम भी यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे कंप्लीट यही सब यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक? फिर हम यहाँ पे आगे चलते हैं। तो आगे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट हु गेट्स व्हाट, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये चीज तो अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे यही चीज बताई है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो परसेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर अगर आप देखो, तो पुअर हाउस होल्ड में आप देखोगे 85% लोग यहाँ पे मतलब 85% यहाँ पे इनसे ही लोन ले रहे हैं, ठीक है? इनफॉर्मल सेक्टर जो मनी लेंडर ट्रेडर वगैरह हैं इनसे, तो बैंक से यहाँ पे सिर्फ 15% ले रहे हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे रिच हाउस होल्ड, तो वो 10 जो यहाँ पे 10% सिर्फ यहाँ पे मनी लेंडर से ले रहे हैं, बल्कि यहाँ पे जो बचे हुए 90% है वो सिर्फ आपके यहाँ पे बैंक्स वगैरह से लोन ले रहे हैं, ठीक? तो यहाँ से आपको एक चीज और पता चल रही है कि यहाँ पे जो रिच लोग हैं उनके लिए यहाँ पे ज्यादा इजी है एक्सेस करना बैंक फैसिलिटीज को। और क्योंकि आपको पता है कि बैंक आपके हर जगह नहीं है, ठीक है, मतलब हर एक विलेज में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको बैंक इजीली देखने को नहीं मिलेंगे। और दूसरी चीज कि यहाँ पे लोगों को भी इतनी ज्यादा प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे वो कैसे बैंक से यहाँ पे लोन यहाँ पे ले सकते हैं।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट इस पे भी फोकस कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि चीप और अफोर्डेबल जो क्रेडिट है बेसिकली, ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना ही पड़ेगा जब भी हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करेंगे तो, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था डेवलपमेंट वाला, तो उसमें यहाँ पे एक टॉपिक आप और यहाँ पे जोड़ सकते हो, वो है आपका यहाँ पे चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, मतलब चीप एंड अफोर्डेबल लोन्स। तो अगर आपको यहाँ पे जब भी डेवलपमेंट की बात करनी है, तो आपके यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे उनके पास सस्ते में मतलब लेस इंटरेस्ट ऑफ रेट पे मतलब आपको यहाँ पे लोन भी यहाँ पे उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी आपका यहाँ पे यही डायग्राम को यहाँ पे समझाया गया है ऊपर, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक। फिर हम यहाँ पे आगे चल लेते हैं। आगे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? Thus it is necessary that banks and cooperatives increase their lending particularly in the rural areas so that the dependence on informal source of credit reduces। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे जो आपको डायग्राम के थ्रू समझाया जा रहा है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि बैंक्स को यहाँ पे अपनी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि यहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाए रूरल एरियाज़ को भी, ठीक है? मतलब यहाँ पे उनके लोगों को भी यहाँ पे लोन दे पाएँ, ताकि यहाँ पे डिस्पैरिटी आपको यहाँ पे देखने को ना मिले और उनके लिए भी यहाँ पे ईज़ी रहे, इम्प्रूवमेंट रहे उनके लिए भी, उनकी लाइफ़ में भी। ठीक? फिर अगर आप यहाँ पे आगे चलते हो तो आगे आपको दे रखा है यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक। अब देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ये है क्या बेसिकली? तो जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे तो पुअर हाउस होल्ड्स की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो पुअर हाउस होल्ड जो होते हैं ना उनको बैंक्स इजीली यहाँ पे लोन प्रोवाइड नहीं करते, जैसे अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया, क्योंकि उनके पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बैंक भी यहाँ पे वो नहीं जानती है कि यहाँ पे वो लोग रीपेमेंट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में यहाँ पे जो सबसे ऊपर आपका जो ग्रुप आता है जो आपको लोन दे सकता है वो आपका होता है यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, और बस आपको यहाँ पे क्या रहना है, यहाँ पे इसका मेंबर होना चाहिए। ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या होता है बेसिकली, जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं तो जो इसके मेंबर होते हैं वो हमेशा आपके हर साल कुछ ना कुछ सेविंग करते रहते हैं, और एक आखिरी में जाके ना वो सेविंग ऐड करते करते एक अमाउंट बन जाती है जिसके थ्रू आप यहाँ पे वो एक पर्टिकुलर इंसान को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं सस्ते में। ठीक है, मतलब यहाँ पे लेस इंटरेस्ट रेट पे। ठीक, तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। साथ ही साथ अगर इनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट हो जाता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बैंक इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे ही लोन प्रोवाइड कर सकता है, जो कि आगे जाके ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में। ठीक है, जिसके थ्रू इनकी हेल्प भी हो जाती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस ग्रुप में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 लोग देखने को मिलते हैं, और जो कि यहाँ पे सेविंग करते हैं, और सेविंग करने के बाद एक अमाउंट बनती है जो कि यहाँ पे आगे जाके ये हेल्प करते हैं दूसरे लोगों की जो उनके ग्रुप में ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे एक जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो दूसरी याद रखनी है, कि यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स होंगे ना, अगर ऐसा कोई मेंबर होता है जो यहाँ पे रीपेमेंट नहीं कर पाता है लोन की, तो वो जो बाकी बचे हुए लोग हैं, वो इस चीज़ को यहाँ पे नोटिस करते हैं। ठीक है? ये भी आपको यहाँ पे याद रखनी है ये सब चीज़ें। मतलब क्योंकि यहाँ पे इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है बेसिकली, ठीक है? इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो ये ग्रुप है, ये बेसिकली आपके वुमेन के लिए ज़्यादा आप बोल सकते हो यहाँ पे सूटेबल रहता है, क्योंकि ये वुमेन को एक टाइप से आप बोल सकते हो कि सेल्फ रिलायंट बना देता है फाइनेंशियली, मतलब फाइनेंशियली यहाँ पे खुद के लिए यहाँ पे वो कमा सकती है, यहाँ पे ये ग्रुप बेसिकली यहाँ पे इसमें हेल्प करता है। ठीक है? और साथ ही साथ डोमेस्टिक जो यहाँ पे आपके इश्यूज़ रहते हैं उसको भी यहाँ पे ये आप बोल सकते हो यहाँ पे कि डिस्कस करता है। ठीक है? फिर लास्ट आपका यहाँ पे टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। तो यहाँ पे आपके जो नोबेल प्राइज फॉर पीस इनको मिल रखा है, इनका नाम क्या है यहाँ पे, मोहम्मद यूनुस। तो ये आपके फाउंडर है यहाँ पे ग्रामीण बैंक के बांग्लादेश की। और इसके थ्रू, इस पर्टिकुलर बैंक के थ्रू यहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा ही वुमेन्स को यहाँ पे सपोर्ट किया है, लोगों को यहाँ पे सपोर्ट किया है, जिसके थ्रू यहाँ पे इनको देखने को मिला है कि जो यहाँ पे पुअरेस्ट सेक्शन के यहाँ पे जो लोग थे ना, वो यहाँ पे अच्छे से अच्छे अब यहाँ पे इनकम, ठीक-ठाक इनकम जो यहाँ पे पहले कमा रहे थे, उससे ठीक ऊपर इनकम यहाँ पे अब कमा पा रहे हैं, इस बैंक के हेल्प से। ठीक है? क्योंकि अब इनको ईज़िली यहाँ पे लोन मिल पा रहा है उन लोगों को, जिसकी मदद से यहाँ पे वो जो इतना पहले कमा पा रहे थे, अब उससे ज़्यादा कमा पा रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज़ आपको बस याद रखनी है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी समझाने का नहीं है। तो हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर लिया इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप यहाँ पे कमेंट डाउन कर सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी आप यहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, इसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और वहाँ पे भी आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है? नाउ अगर आप पहली बार चैनल पे आए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको लाइक भी कर देना। और कोई भी सजेशन होता है तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट डाउन कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।